ओम सभी को। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आई है। आज आपका विषय है कि वात, पित्त और कफ जो हमारे शरीर में होते हैं, वो किस तरीके से दोष होता है, हमका किस प्रकार से हम समझ पाए कि हमें वात है, कफ है, क्योंकि तीनों चीजें हमारे शरीर में है। हम नहीं समझ पाते कि किस समय हमें क्या है, हमारे जो शरीर की प्रकृति किस प्रकार की है, तो हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हम आज जानेंगे कि हमारा शरीर किस प्रकार का है और किस प्रकार की बीमारी हो तो क्या बीमारी है और कैसे हम इलाज करें। आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे आप, और आप आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, इन त्रिदोषों के बारे में बताएंगे। और वैसे तो हमारी कक्षा में सभी आपको जानते हैं, अलग अलग समय पर अलग विषयों पर आप बताती हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन करती हैं अपने शरीर को हम आयुर्वेदिक के अनुसार कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय कराएं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दीपाली जी। अनिल जोशी जी, आपका परिचय कराएंगे। हम सब साधकों को वैसे तो जानते हैं, लेकिन कुछ साधक नए जुड़े हैं जी। जी, ओम धन्यवाद। डॉक्टर दीपाली जी का एक बार फिर से अपने समूह में स्वागत है। डॉक्टर दीपाली जैसे थियोरेटिकली और क्लिनिकली योग्य डॉक्टर बहुत कम हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर हों। वो हमारे समूह में जुड़ते रही हैं। आपने BAMS किया है अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद से, जामनगर यूनिवर्सिटी से, और मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स किया है गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल से। आपने मेडिकल ऑफिसर के नाते आप केसर साई हॉस्पिटल और कुछ हॉस्पिटल जो अहमदाबाद में हैं उनसे वहाँ पर आपने काम भी किया और एलोपैथिक का भी कुछ एक्सपीरियंस किया। आप न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक जो वसंत विहार नई दिल्ली में है और डॉक्टर शिखा शर्मा के साथ आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में भी काम किया। आप लंबे समय तक दिल्ली में रही और न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन दरियागंज न्यू दिल्ली उनके साथ भी आपने काम किया। और महिला पतंजलि योग समिति में तो हमारे साथ वो काम कर ही रही हैं, हमारे को मार्गदर्शन कर रही हैं। 2005 से 2022 तक आप दिल्ली में थी। आपका वास्तव में महिला पतंजलि योग समिति में भी जितनी वर्कशॉप्स आप हम लोगों की ले चुकी हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। उनका जो काम का क्षेत्र है और ये बड़ा दिलचस्प है कि ऑनलाइन आयुर्वेद कंसल्टिंग, रनिंग वेट लॉस, हेल्दी डाइटिंग, हीलिंग डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं जो कि आम आदमियों के लिए बड़े उपयोगी क्षेत्र हैं, वो अब उन क्षेत्रों के अंदर आपके विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे जो जिनका अनुभव भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न बड़े उपयोगी क्षेत्रों में है, तो ऐसे डॉक्टर दीपाली जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम उनके साथ उनकी बात सुनते हुए हम लोग अपना प्राणायाम भी कर सकते हैं साथ में, और उनके जो वो बता रही हैं उनके नोट्स भी ले सकते हैं जिन पर हम आगे चर्चा कर सकेंगे। आदरणीय डॉक्टर दीपाली जी। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू दीप जी। इस कक्षा में आते हुए सच में मुझे भी बहुत हमेशा ही खुशी रहती है। मतलब अच्छा लगता है, आप लोग बार बार बुलाते हैं तो तसल्ली रहती है कि सच में लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तभी कोई बार बार आपको इनवाइट करता है। तो मेरे लिए भी एक खुशी का मौका होता है, और मुझे भी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दूसरा परिवार ही हो गया है अब। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के। वो मेरी मजबूरी होती है कि मैं सुबह सुबह एवरीडे योगा के लिए नहीं जुड़ पाती हूँ, बट ये जो आप देखते हैं ना अभी भी जैसे स्क्रीन पे देखते करते हुए, तो आपका बहुत मतलब सोसाइटी के प्रति ये जो एक इनिशिएटिव लिया हुआ है बहुत ही अच्छा है। चलिए आज अब आते हैं थोड़ी सा आज के टॉपिक के ऊपर। अ, आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो हमेशा ही मैं आती हूँ डाइट्स की बात करती हूँ, ये हेल्दी है वो मत हेल्दी है। हमारे जगत जी हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि आप पाचन से ही बातें करते रहते हो। तो वो होता क्या है, पाचन से क्यों बातें करते हैं, आयुर्वेद होता क्या है। जब भी आयुर्वेद का नाम आता है नॉर्मली लोग ऐसे ही सोचते हैं कि सबसे पहले लोग खाने पे रोक टोक लगा देंगे, उसके बाद मेडिसिन की बात करेंगे। दूसरा, आयुर्वेद की जब भी बात आती है तब होता है दूसरा वात, पित्त और कफ।
वात पित्त और कफ होता क्या है? गैस बनना मतलब वात हो गया, एसिडिटी होना मतलब पित्त बन गया, सर्दी जुकाम हो जाता है मतलब कफ हो गया। ये एक जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो सब लोग ऐसे ही समझते हैं। पर जब हम आयुर्वेद पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो हम भी शायद ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हम भी एक 12th साइंस पास करके आयुर्वेद में गए हुए हैं। तो हमें भी उस टाइम पे वही लगता है कि वो वात पित्त कफ क्या होता है। बट जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो बेस है, जो पूरा बेस लाइन है, वो होता है वात पित्त कफ। ठीक है। अगर आपने इस वात पित्त कफ तो पहले अच्छे से समझ लिया, तब जाके आप आगे निदान है, ट्रीटमेंट है, इन सारे कोई भी चीज पे दवाई है, सारी चीज पे कर सकते हो। अगर किसी भी रोग को अगर बांटा जाए आयुर्वेद की दृष्टि से, तो वो वात व्याधि, पित्तज व्याधि और कफज व्याधि में आता है। वात के भी 5 प्रकार होते हैं, पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं, कफ के भी 5 प्रकार होते हैं। कि आदान मतलब वायु होता है, उदान वायु होता है, अपान वायु होता है। तो ऐसे बहुत टाइप के 5 टाइप के प्रकार भी होते हैं, सिर्फ एक बात बोलने से बात नहीं होता है। अच्छा, अब हमारी जिंदगी में हम उसको इसका इस्तेमाल कैसे करें? जब भी हम बातें हैं, हम बात करते हैं हमारी प्रकृति क्या है, हम क्या है। ठीक है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे ज्यादातर, कि हमारी प्रकृति हम कैसे जाने, कि हमें ये डिसीज क्यों होता है, या अगर होता है, अगर हमारा वात विकार है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, तो वो पित्तज में जाता है। अब पित्तज में भी क्यों जाता है और उन्हीं को क्यों हुआ? तो इन सारी बातों पे पहले, सबसे पहले आपकी अपनी खुद की प्रकृति कौन सी है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका आपका बॉडी आपको क्या कहता है। क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि हस्बैंड मतलब आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव था तो आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव रहेगा, राइट? ये कंफर्म रहता है कि पेरेंट्स के बच्चों का, या तो फादर या तो मदर का, किसी ना किसी का आता है नॉर्मली। बट प्रकृति ऐसी नहीं होती है, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं बट मैं नहीं हूं, तो ऐसे वाला। मेरी मदर है बहुत शांत है बट मेरे बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। सबकी प्रकृति एक समान नहीं होती है, हमेशा वात पित्त और कफ में डिवाइडेड रहती है। और नॉर्मली बहुत ही कम लोग ऐसे दिखे गए हैं जिनकी टिपिकल एक वात ही बोलते हैं, टिपिकल एक पित्त ही बोलते हैं। हमेशा, अब मैं आपको जैसे आगे चल के थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी, आप अपने वाले नोट करना कि आपकी कौन सी प्रकृति है। आपको जहां जहां पे लगता है कि हाँ ये मैं हूं, आप उस चीज को लिखना। उसमें आपका 60-40% रेशियो कितना है, 70-80% रेशियो कितना है। मतलब होता है कि शायद वात के आप में 60% गुण मिले, पित्त में आपको 40% आपका दिखे। हो सकता है आपका वात में 20% ही आपको दिखे कि नहीं मेरा तो इसमें एक या दो ही चीज होती है, बाकी का मेरा नहीं होता है। कफ में आपको 48% दिखे। तो जितने पॉइंट्स आप देखोगे ना, उस हिसाब से आपकी प्रकृति डिसाइड होती है। उसके अलावा भी सिर्फ जो मैं अभी बताने जा रही हूँ स्लाइड से, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत बड़ा एनालिसिस होता है। बट हाँ, ये बेसिक है जिससे आप बहुत हद तक समझ सकते हो अपने शरीर के लिए। ठीक है। शुड आई जस्ट स्टार्ट विद माय शेयर स्क्रीन? एक मिनट मैडम, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ इसका। तो इसमें जो रहता है ना हमारा वात पित्त और कफ, ये इसीलिए आयुर्वेद का बेस माना गया है। क्योंकि अगर आप पहले, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझते हैं कि आपको वात विकार क्यों होता है, आपको गैस की प्रॉब्लम क्यों बनती है, अगर आपकी बॉडी वात वाली होती है, ठीक है, तो फिर और वैसा ही आप खाना खाते हो तो आपको वो वात डिसीज ज्यादा होता है। अच्छा, इज इट विजिबल? ये आ रहा है। ठीक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर दिस वन। प्रेजेंटेशन के साथ हम थोड़ा सा, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्या होता है वात पित्त कफ। वात क्या होता है सबसे पहले, राइट? वात होता है एयर एंड स्पेस। अब एयर एंड स्पेस मतलब आपने देखा है कि जो अर्थ, जो हमारा स्पेस वाला एरिया होता है, आसमान होता है, ठीक है, आसमान का कलर कौन सा होता है? नीला कलर होता है, राइट?
और थोड़ा सा डार्क कलर होता है, नीला होता है, एक डार्क वो उस मोड पे जाता है। हम कोई भी अगर आसमान का अगर आप पिक्चर बनाते हो तो आप कौन सा कलर करते हो? लाइट ब्लू कलर करते हो। तो वात इज ऑलवेज कलर विद द गो विद द एयर एंड द स्पेस। बात करता क्या है? ये हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट होती है, जो हमारी बॉडी में हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे आंखें पलकाने से लेके हाथ हिलाने से लेके अपने आप को हिलाना, कुछ भी होता है, ये जो जितनी भी बॉडी मूवमेंट होती है, सेम हमारी सांस लेना, प्राणायाम करना, ये सारे वात पे होते हैं। ये वात अगर हमारा बैलेंस होता है, इसीलिए प्राणायाम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप उस चीज को बैलेंस करो। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम से आप प्राण वायु जो होता है, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वन वात। तो प्राण वायु को आप मैनेज करना शुरू करते हो, उसकी वजह से सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मतलब ये जो नाड़ियां भी होती है, आप उसको भी बैलेंस करते हो। बेसिकली आप अपने बॉडी का जो वात है उसको आप बैलेंस करते हो, तो आपका माइंड और बॉडी दोनों एक साथ एक से एनर्जी में रहता है। तो वात होता है कोई भी ब्लड फ्लो हो गया, मूवमेंट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, आपके थॉट्स हो गए, आप ओवर थिंकिंग करते हो, नहीं सोचते हो, दिमाग बंद हो गया है, अब मैं नहीं सोच सकता, यहाँ पे जहां पे भी होता है वो वात का बैलेंस या इम्बैलेंस माना जाता है। सेकंड, पित्त। पित्त होता है फायर प्लस वाटर। अगर मैं ऐसे बोलूं कि फायर है, आग लगी है, आप क्या डालोगे? सबसे पहले जाके पानी डालते हो उसके ऊपर। पित्त ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बनता ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है, फायर एंड वाटर। नॉर्मली ये दोनों ऑपोजिट माने जाते हैं, बट हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारी बॉडी जो दोष, त्रिदोष मतलब दोष नहीं है, जिससे ये बॉडी बना है वो चीज है। तो फायर और वाटर एलिमेंट, ये पांच जो हमारे पंच महाभूत हम मानते हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये इन तीनों में ही बटा हुआ है। तो पित्त होता है दैट व्हाट, पित्त से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। जो हम खाना, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो वो पित्त से रिलेटेड रहता है, हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी एनर्जी आती है ना। हम नॉर्मल बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं, खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो हेल्दी कैसे बनोगे। क्यों? ये सारी ऐसी लेमन लैंग्वेज में हम बहुत से वर्ड्स, बहुत सी लाइंस डेली डेली रूटीन बेस में भी बोलते हैं, बट इसका मतलब नहीं समझते। एनर्जी का जो काम है हमारी बॉडी में, वो पित्त बैलेंस करता है। अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपको एनर्जी का इश्यू रहता है कि मैं शाम होने से पहले ही थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, तो आपका बॉडी में पित्त इम्बैलेंस होता है, आपको वहां पे फोकस करने की जरूरत रहती है। तीसरा आता है कफ। कफ होता है अर्थ एंड वाटर। अर्थ एंड वाटर क्या करता है? अर्थ कैसा होता है? सबको शांत करता है, सबको जगा देता है। धरती हमें क्या करती है? हमें खड़ा रहने की जगह देती है, राइट। तो कफा क्या काम करता है? स्टेडी रहता है, स्टेबल रहता है, सॉफ्ट होता है, एक स्पॉन्जी सा, एक मदर सा, एक कोजी वाला, एक लुब्रिकेंट वाला, वो फीलिंग आता है बॉडी में। तो जितने भी हमारे जैसे जॉइंट्स है, अब जॉइंट्स हिल नहीं रहे, ठीक है, अंदर के बीच में बॉन मेरो है, बॉन मेरो के अंदर क्या रहता है? बॉन मेरो सॉफ्ट कलर का होता है, मसल्स हो गए हमारे, वो कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। सबसे पर हमारा जो हार्ट होता है वो पूरा मस्क्यूलर बना हुआ है, ठीक है, हार्ट में एक भी हड्डी नहीं होती है। इसीलिए कफज अगर व्याधि बोलते हैं तो हार्ट की सबसे पहले बात आती है कि हार्ट से रिलेटेड ज्यादा होता है। और नॉर्मली भी अगर हम बोलते हैं दिल पे लगा ली बात, क्यों लग जाती है? दिल पे ही क्यों लगती है और हाथ पैर में क्यों नहीं लगती है? अगर कोई बात हमें बुरी लगती है, हमें दिल पे ही क्यों लगती है? तो आयुर्वेद में ये जोड़ा हुआ है कि जो हार्ट है वो पूरा मस्क्यूलर सिस्टम से बना हुआ है, पूरा मसल्स है। मसल्स कैसे होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं, स्टेडी होते हैं, स्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सेम कफ का वैसे ही रहता है। चलिए, इसको अगर मैं त्रिदोष, ये है ओरिजिनल कि जे इनका काम है, ठीक है, वात का मूवमेंट का, पित्त का डाइजेशन का, कफ का स्टेडीनेस का, स्टेबल रहना बॉडी का, ये सारे इनके मेन काम है। इनको हम त्रिदोष कहते हैं। यही सारे जो त्रिदोष होते हैं वो आपके थॉट्स, इमोशंस, आपके बाहर का एनवायरनमेंट, आपकी एक्शंस, इन सभी में ये बेस्ड होते हैं। इसी की वजह से आप वो करते हो, चाहे आप वो अच्छा करते हो चाहे आप वो बुरा करते हो, इसी की वजह से आप करते हो। अगर मैं आपको बुरी तरह से समझाऊंगी ना, उसको आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे किसी को बनता है फ्लैटस पास होता है, ठीक है, गैस बनती है,
क्या हुआ? फ्लैटिस पास होना, गैस बनना मतलब एयर हुआ, राइट? वात हुआ। क्या हुआ? जब आपकी बॉडी में वात का इम्बैलेंस होता है, आपकी बॉडी में वो बढ़ गया है, तो आपको इस चीज की बीमारी ज्यादा रहती है, आप ज्यादा फ्लैटिस पास करते हो। पित्त, फायर प्लस वाटर, जिस दिन अनडाइजेशन होता है, मतलब ठीक से आप खाना हजम नहीं हो पाता है, आपका एसिडिटी होती है, कई बार ऐसे नोजिया वॉमिटिंग वाली सेंसेशन होती है, कई बार सुबह सुबह कई लोगों को ऐसे ही उल्टियां होती है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है वो उल्टियों का कलर कौन सा होता है? येलो एंड रेड वाला पतला सा लिक्विड निकलता है। लिक्विड हो गया आपका वाटर, येलो एंड जो रेडिश कलर ग्रीन कलर वाला निकलता है वो होता है फायर। नॉर्मली आप देखो फायर का कलर वैसा ही दिखता है आपको। तो यहाँ पे आपका पित्त इम्बैलेंस होगा। आप क्या बोलते हो, रात को मैंने लेट खाया था इसलिए मेरे को भी सुबह सुबह आज एसिडिटी हो रही है। आधी रात को नींद उड़ जाती है, आधी रात को ऐसे हैवी चेस्ट में हैवीनेस लगना शुरू हो जाता है कई लोगों को। अगर जो कोई लेट नाइट डिनर्स करता है, हैवी डिनर्स करता है, अल्कोहल रात को लेता है ज्यादा लेट नाइट तक, तो होता है उनको ये प्रॉब्लम। हम क्या देते हैं, अगर रात को किसी को अल्कोहल की वजह से कुछ थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, हम सुबह उठ के क्या देते हैं, नींबू पानी देते हैं, बैठाओ उसको, पहले पहले इस चीज को शांत करो। सेम कफ होता है, सर्दी जुकाम, जुकाम में जो स्पूटम निकलता है वो निकलता है, आप देखो उसका कलर कैसे होता है, बलगम निकलता है जो हमारा, बलगम का कलर भी अर्थ एंड वाटर, लिक्विडाइज रहता है थोड़ा सा, चिकना, स्निग्ध बोलते हैं, लुब्रिकेंट स्ट्रक्चर, वैसा वाला उसका स्ट्रक्चर रहता है, चिकना गंदा। बच्चों को बोलते हैं नॉर्मली जाके नोजी साफ करके आओ, ठीक है? तो वो कलर कैसा रहता है, कफ का रहता है। हम इसी चीज को वात पित्त कफ मानना शुरू कर देते हैं, पर असल में ये वात पित्त कफ नहीं होता है, ये होता है उसमें जो खराबी आई हुई है हमारे बॉडी में, वो होता है वात पित्त कफ। ये हमें इसलिए दिखता है तब क्योंकि वो खराब होता है। अब आते हैं हम हमारे ओरिजिनल पे, कि ओरिजिनली वात पित्त कफ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं वात प्रकृति के बारे में। वात प्रकृति का इंसान कैसा होता है? वात प्रकृति होता है सबसे पहला तो एक जो इंसान की एक जो एक लुक होता है। आयुर्वेद में 3 टाइप की परीक्षाएं दिखाई गई है, दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न। दर्शन करो मतलब देखो, प्रश्न करो और स्पर्श करो। तो ये एक हमारा जो एक निदान करने का तरीका होता है, उसमें ये एक तरीका दिखाया गया है। तो सबसे पहले होता है दर्शन। दर्शन मतलब कैसा इंसान दिखता है आपको, थीन बॉडी, जैसे अभी आप इस इंसान को देख रहे हैं, इसमें थीन, पतली सी नॉर्मल सी हड्डियां, जैसे हम कहते हैं कि एंगल लटका दिया है कपड़े पे, वैसी वाली बॉडी दिखती है आपकी। वेट गेन इजीली नहीं हो पाता है इनका, इनकी फिंगर्स लंबी रहती है, इनके हाथ पैर लंबे रहते हैं, इनकी हाइट अच्छी खासी रहती है, ठीक है? एनर्जी में फ्लक्चुएशन रहता है, कभी एकदम से ओवर एनर्जेटिक रहते हैं, कभी एकदम से थक जाते हैं। अब आप ये जो जितने भी मैं सारे जो बता रही हूं ना, आप में कौन से सूट हो रहा है ना, वो आप लिखिए सिर्फ, कि हाँ जगह जैसे मैंने बताया कि आपका एनर्जी लेवल कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी एकदम खराब रहता है, तो आप में ये गुण है, मतलब बात का ये गुण होता है, तो आप इसको अपने में लिखिए, ठीक है? अच्छा, बॉडी के हिसाब से मैं आपको पहले बता दूं कि बॉडी जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कि जैसे मैंने बोला कि पतला रहता है, ठीक है? अब काफी लोगों का अभी वजन अच्छा खासा बढ़ गया है। बचपन में वो बोलते थे बहुत पतले थे हम, ऐसे ही एकदम से, मतलब इतना ही बिल्कुल लकड़ी जैसे पतले थे, और अभी देखो डबल हो गया है। अभी जो हुआ है वो विकृति है। आपका ओवरऑल अभी तक का एक जो बॉडी स्ट्रक्चर कौन सा था, उसको आपको यहाँ पे काउंट करना है। अभी का है वो स्ट्रक्चर आपको बॉडी का काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर जैसे किसी का वेट बढ़ गया है, ठीक है, तो वो अभी बोलेगा मेरा वेट बढ़ गया है तो मैं कफ वाला हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका ओवरऑल बचपन से लेके अभी तक, एक बोलते हैं ना कि नहीं मैं बचपन से ही थोड़ी मोटी में ही, मोटे की तरफ ही थी, बचपन से ही मैं हमेशा पतली रही हूँ, अब जाके मेरा बढ़ गया है, तो वो वाला काउंट करना है। जो बचपन से लेके अभी तक का आपका कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर रहा था एक बेस लाइन पे, अभी का जो पर्टिकुलर है उसको नहीं काउंट करना है, ठीक है? अब वैसे ही अगर आपकी प्रकृति वात होती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है,
विंटर आपको सूट नहीं करता है, विंटर में आपको नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं पूछूं आपका मौसम कौन सा अच्छा लगता है, आपको विंटर नहीं अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? विंटर में ड्राई एयर चलती है, आपकी बॉडी एयर से ही बनी हुई है, स्पेस से ही बनी हुई है। एयर और स्पेस ऑलरेडी हवा है वहां पे, विंटर में ये और बढ़ जाता है और वो उसको खराब करता है और आपकी बॉडी को अनइजीनेस होता है, इसीलिए आपको वो विंटर नहीं अच्छा लगता है। विंटर नहीं अच्छा लगने की बात और कोई रीजन नहीं होती है। जो चीज आपके पास भरी पड़ी होती है, अगर मैं बोलूं आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, अगर मैं वही चीज और आपको दूं तो आपको वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर सोचो कि आपके पास वैगन आर है और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको BMW देती हूँ, आप कितने खुश हो जाओगे। तो जो ये एक इंसान की फितरत होती है कि जो हमारे पास नहीं होता वो हमें जब मिलता है तो अब हम और अच्छा हमें महसूस होता है, और जो होता है और वो मिलता है तो ठीक है, मिला तो मिला, नहीं अच्छा लगा। तो वैसे ही होता है। विंटर क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि विंटर में ड्राई विंड और बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी वात रहता ही है, ऊपर से और भी हमें वात मिलता है, तो हमें और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, वो रफ हो जाती है, फटने लगती है स्किन, हमें वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें विंटर नहीं अच्छा लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो मुझे रेनी सीजन या समर सीजन अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी रहती है, मैं अच्छी दिखती हूँ। आपके हाथ और पैर अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं, नॉर्मली जो पैरों का तलवा और हाथ की हथेलियां होती है वो नॉर्मली ठंडे हो जाते हैं कंपैरेटिवली। आपकी स्लीप कम रहती है, आप मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सो के उठ सकते हो। आप आंखें ज्यादातर देर तक बंद नहीं रख सकते हो, अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो आप ज्यादा देर तक आंखें बंद नहीं रख सकते हो। आपका माइंड रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस मीन्स कभी ये सोचा, अच्छा अभी वो सोचा, काम किया, खत्म किया, उससे पहले तो दूसरा थॉट आ ही जाता है। मल्टीटास्किंग, आप हमेशा ही मतलब इधर उधर भागते रहते हो, चाहे आप एक जगह बैठे हो पर आपका दिमाग 4 जगहों पे चलता है। तो ये होता है एक टिपिकली वात प्रकृति का मानसिक एक लक्षण, कि मानसिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली होता है, मानसिक भी होता है। आप कोई भी चीज इजीली अडेप्ट भी कर लेते हो और इजीली भूल भी जाते हो, मतलब अगर झगड़ा करना है तो तुरंत हो जाता है, आप रोक नहीं पाते। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप रोक नहीं सकते हो कि हाँ ठीक है, इसने बोल दिया, मुझे अब नहीं बात करनी है, या मुझे सोच समझ के इसका जवाब देना है। कई लोग होता है ना, आपने कभी महसूस किया होगा, फोन किया, अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और कई लोग होते हैं, नहीं नहीं तूने ऐसा क्यों किया, मतलब पूरी बात तक सुनने तक का वेट नहीं होता है उनसे, और सीधा वो बता देते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, राइट। तो वो एक इमीडिएट एक्शन होता है। सेम वो वैसे ही अगर उन लोगों को है ना समझाना, ऐसा लगता है कि समझ भी जाते हैं और भूल भी जल्दी से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझते ही जल्दी है, वो भूल भी उतना ही जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर रहता है, वो एयर की तरह रहता है, वो हवा का झोंका रहता है, एक आता है और एक जाता है, उस तरह से। टेंशन, एंशियस, स्ट्रेस इजीली ले लेते हैं, सेम थिंग। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप एक थॉट पे पूरा एंड तक नहीं सोचे और दूसरा वहां पे पहुंच गए, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर बैठी हूँ, मैं आपको बात के बारे में समझा रही हूँ पर मेरे दिमाग में और कहीं 4 चीजें चल रही है, तो क्या होगा? दिमाग तो एक ही है ना, अंदर का जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स मतलब हॉर्मोन्स बनते हैं या जो भी हमारे सिक्रेशंस होता है, उन सब में कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप आएगी, तो फिर वो हमारे बॉडी में एंशियस, स्ट्रेस, ये सारे को बढ़ावा देती है। तो ये होता है हमारे वात के बेसिकली मेन लक्षण। अगर आप में से किसी के इसके में से रहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको टिक मार्क कीजिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा होती है एक, बट ये एक बेस लाइन है। आगे बढ़ते हैं पित्त की तरफ। पित्त वाला इंसान कैसा होता है? सेम दर्शन से शुरू करते हैं। लुक कैसा रहता है पित्त वाले इंसान का? मिडल बॉडी रहता है, ज्यादा लंबे नहीं, ज्यादा छोटे नहीं, थोड़े से मीडियम हेल्दी टाइप में। वो उनका ओवरवेट नहीं होता है, पतले थीन लीन नहीं होते हैं, मीडियम वेट रहता है, ठीक है। एक बोलते हैं ना कि इसका बांधा बहुत अच्छा है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड रहता है उसका बॉडी। उनका डाइजेशन वेरी फास्ट और हंग्री रहते हैं, मतलब खत्म हो जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट किया था पर 2 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, ऐसा नहीं कि कभी लगी कभी नहीं लगी। इनको हमेशा ही, जिनकी भी पित्त प्रकृति होता है, दे आर वेरी पर्टिकुलर विद द टाइमिंग। मैंने 10 बजे खाया था, मुझे 12 बजे भूख लग जाती है, आपको क्यों नहीं पता? घर पे कई बार ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, आपको तो पता है कि मेरे को तो बस मतलब 8 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्यों नहीं होता है?
ऐसा होता है कई बार, मेंटली भी होता है, बट कई लोगों की प्रकृति ही वैसी होती है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर फूड टाइमिंग एंड एवरीथिंग। और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, इनको सच में उस टाइम पे भूख लग जाती है उनका, क्योंकि उनका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर उनकी बॉडी क्लॉक ने अगर ये डिसाइड किया है कि 4 घंटे पे, हर हर 4 घंटे पे मेरी बॉडी में कुछ खाना जाना चाहिए, और वो नॉर्मली खाते हैं, तो जिस दिन उनको नहीं मिलता है वो उस चीज में आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पित्त प्रकृति का एक और भी गुण होता है अग्रेसिव होना। अगर आप अग्रेसिव हो किसी चीज को लेके, तो भी आपकी पित्त प्रकृति मानी जाती है। आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। सडनली आप आए गए, वात में क्या होता है, कभी आपकी एनर्जी हाई, कभी लो, मूड स्विंग्स ज्यादा रहना, ये रहता है वात में। जबकि पित्त वाला जो इंसान होता है वो हमेशा एक हाई एनर्जी में रहता है। कभी भी आप उनको मिलो, सुबह मिलो, दोपहर मिलो, शाम को मिलो, कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे मिलो, किसी भी सीजन में मिलो, इनकी एनर्जी हमेशा ही हाई रहती है। इनकी जो बाउल मूवमेंट्स होती है वो गुड रहती है। इनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन जैसी या ऐसा कुछ फ्लैटिस पास होने की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, नॉर्मल रेगुलर। हम सुबह खाना, क्योंकि इनका खाना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, पित्त वालों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। वो जब बिगड़ता है तब जाके वो एसिडिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट अगर नॉर्मली आपकी पित्त प्रकृति है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। आपकी स्किन ऑयली रहती है नॉर्मली, जिसमें जैसे बात में मैंने बोला था ड्राई रहती है, यहाँ पे ड्राई नहीं होती, आपकी लिटिल बिट ऑफ ऑयली स्किन जाती है। आपको पसीना आराम से आ जाता है, लाइट गई, पंखा बंद हुआ और आपको पसीना आना शुरू हो गया। वात वाला होगा उसको थोड़ी देर बाद आएगा, कफ वाला होगा उसको शायद आएगा ही नहीं पसीना। बट अगर पित्त प्रकृति आपकी है तो जैसे ही अभी जस्ट गई है, अभी तो पंखा पूरा बंद भी नहीं हुआ है घूमना, और आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ये लोग होते कैसे हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर कोई चीज ठान ली तो करनी ही करनी है, और कैसे करनी है, वेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग के साथ चलते हैं, सडनली डिसीजन नहीं लेते। बात वाले जैसे मैंने बताया कि अग्रेसिव होते हैं, मतलब बता देते सीधा सा, अगर सोचा नहीं समझा नहीं, उसके ऊपर थॉट नहीं किया और सीधा आपको जवाब दे दिया। वित्त वाले लोग कैसे होते हैं, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद आपसे वो बात करते हैं, उनको क्या करना है, उनसे उनको आपसे क्या करवाना है, ये उनका गोल माइंडेड रहता है कि मुझे क्या करवाना है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे दिमाग में अभी ये है कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे दिमाग में, अगर मैं वात प्रकृति की हूँ तो मेरे दिमाग में 4 चीजें और चलती है। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला मेरी सामने, मेरी जगह पे यहाँ पे बैठा है, तो पित्त प्रकृति वाला अभी मुझे यहाँ पे जो मैं ये सिखा रही हूँ या मैं जो बता रही हूँ, मेरा फुल्ली फोकस्ड उसी चीज पे रहता है, ठीक है। ये एक आपका मेंटल लेवल पे रहता है जो पित्त प्रकृति के है। इनको नई चीजें सीखना अच्छी लगती है बिकॉज ये क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसा नहीं कि सीखा किया और छोड़ दिया सडनली, बट हमेशा कुछ अगर नया आता है तो ये एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं कि अच्छा नई चीज क्या है। कोई नया रेस्टोरेंट खुला है कहीं, कोई कोई घूमने की बात कर रहा है, अगर वो इंसान खुद भी कहीं घूमने नहीं जाता है, पर उसके बगल में बैठा हुआ इंसान अगर घूमने फिरने की बातें कर रहा है तो वो सुनता है। वात वाले सुनते ही नहीं है, कफ वाले उसको सुन के अनसुना कर देते हैं, पित्त वाला उसको ध्यान से सुनता है, वो नॉलेज इकट्ठा करने में ज्यादा एनर्जेटिक रहता है कि मुझे चाहिए, मुझे बताओ नई चीजें जो उसको शायद नहीं पता है। नेचुरल लीडर होते हैं। अब यही सारी जो क्वालिटीज होती है वो एक हमारे एक लीडर में होती है कि वो सबको साथ लेके चलता है, सबकी बात सुनता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली लीडर्स होते हैं उनमें ये प्रकृति माई है, क्योंकि अगर आप लीडर हो तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक मैनेजमेंट में लाना पड़ता है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है, चाहे वो आपका डे शेड्यूल हो, रात का शेड्यूल हो, खाने का शेड्यूल हो, तभी आप दूसरों को बोल सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई इट्स ए नेचुरल लीडर टाइप। जो क्वालिटीज रहती है वो पित्त प्रकृति वाले लोगों में रहती है। कई बार स्टबन होते हैं क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो इनका वजह से क्या रहता है कि अगर एक बार इनके दिमाग में एक चीज सेट हो गई तो वो स्टबनिटी में चली जाती है। मतलब अब तो ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने सडनली डिसीजन नहीं लिया होता है, कुछ सोच समझ के अच्छे से उसके ऊपर स्ट्रेटेजी प्लान करके कुछ अचीव करने के बाद वो एक लाइन बनाई होती है। तो दैट्स वाई थोड़े से स्टबन, जिद्दी होते हैं। अगर आप जिद्दी भी रहते हो कि नहीं मुझसे नहीं होता है, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ, जैसे मैंने खाने में बताया ना कि मुझे खाना चाहिए तो चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए,
अगर वाइफ ऑफिस से लेट आ रही है और हस्बैंड ने मतलब बोला कि मेरे को आज 8 बजे खाना नहीं मिला, ही इज बिकम एंग्री। क्यों गुस्सा हो जाता है? वहां पे ये स्टबन होता है, क्योंकि उनका पित्त प्रकृति है, उनकी बॉडी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, उनको चाहिए तो चाहिए। तो ये एक लक्षण होता है पित्त प्रकृति वाले लोगों का। इनको कंपटीशन के साथ बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको कुछ नया करने को मिलता है। तो ये एक मानसिक और मतलब फिजिकल और मेंटली कुछ कुछ ऐसे मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए हैं जो टिपिकली पित्त प्रकृति वाले लोगों के होते हैं। आगे चलते हैं, वैसे ही कफ वाले। कफ वालों का बॉडी देखिए थोड़ा सा हैवियर साइड होता है, पतला, मीडियम, और ये कफ प्रकृति थोड़ा सा हैवियर साइड होता है, क्योंकि इसमें अर्थ और वाटर होता है। अर्थ कैसी होती है? हैवी होती है, स्निग्ध होती है, ठीक है। ये आराम से वेट बढ़ा भी लेते हैं, आराम से अगर इन्होंने ठाना कि मुझे वेट कम करना है तो ये कम भी कर लेते हैं, बट उनसे होता नहीं है, वो बढ़ता कम होता रहता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति ही कफ है। उसका एक रीजन हो सकता है। ये देखने में बड़े सुंदर अट्रैक्टिव होते हैं, इनके हेयर, नाखून ले लो, लिप्स ले लो, फेस का एक स्ट्रक्चर ले लो। ये एक होता है ना, कई कई लोगों को हम ऐसे ही जब देखते हैं तो हम ऐसे ही उनसे बात करने का मन करता है, हम ऐसे ही बच्चों को जैसे कैसे बोलते हैं, वेरी क्यूट। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं आयुर्वेद में, बच्चे वाली जो कैटेगरी होती है उनको हम कफ में रखते हैं, जो मिडल एज वाली होती है उसको पित्त में रखते हैं, और एक जो ओल्डर एज की तरफ जब एज बढ़ती है तब हम वात में बोलते हैं। अगर एज के हिसाब से डिवाइड करना है तो भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ डिवाइड किया गया है कि बच्चे हमेशा कफ में ही रहते हैं, 16 के डाउन वाले। जो मिडल एज वाले होते हैं, टीनेजर्स के बाद हम बोलते ही है कि जवान खून है, होगा ही, ऐसा ही करेगा, उसके बाद वात बढ़ता है, राइट। तो ये एक नॉर्मल हम रूटीन में बोलते ही है। तो सेम पित्त प्रकृति, जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं वो देखने में बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं, अच्छा दिखता है उनको देख के, उनका उनका ऑरा एक अलग होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हेयर हो गया, फेस हो गया, स्किन हो गया, इन सब में एक लस्टर रहता है। जैसे कफ का मैंने बताया था ना, स्निग्ध गुण रहता है, लुब्रिकेंट वाला रहता है। मसल्स आपको बताया मैंने कि मसल्स की तरह रहता है। तो मसल्स कैसे दिखते हैं? अच्छे से, सॉफ्ट से, चंबी से। तो वो उनको देख के वैसा ही वो फर्स्ट लुक आता है। अगर मैं दर्शन परीक्षा की बात करूं तो लुक की जो बात करते हैं, फर्स्ट लुक ऐसा ही आता है। इनके पास लॉट ऑफ स्टेमिना, आराम से, कोई जल्दी नहीं होती है इनको लाइफ में, किसी भी काम करने में आराम से करते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, कम खाना, ज्यादा धीरे 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 चबा के खाते हैं, फिर भी कहते हैं खाना हजम ही नहीं हुआ है, अभी तो खाया, अभी तो खाया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका थोड़ा वीक रहता है। बेसिकली आलसी वाली कैटेगरी में जिसको आप रखते हो ना, डीप स्लीपर, आराम से सो गए तो सो गए, घर में लड़ाई चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सो सकते हैं आराम से, क्योंकि उनकी कफ प्रकृति है, राइट। जेनरस होते हैं, इजीली एंग्री नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, जिसका जो होना है होने तो, हम शांति से बैठे हैं। और वो दिमाग से भी शांत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली शांत रहते हैं, दिमाग से भी उनका शांति रहता है। सडन, जैसे अगर वात वाला है, वो सामने को बिना सोचे समझे, सामने वाले की बात बिना सोचे समझे आंसर कर देगा। पित्त वाला है, उसको सोचेगा, समझेगा, उसकी बात सुनेगा और फिर अपने दिमाग में स्ट्रेटजी प्लान करके उसको आंसर करेगा। कफ वाला होगा, उसको चाहे जिसको जो भी बोलना है बोले, मैंने जो ठाना है मैं वही उसको आंसर करूंगा। सामने वाले की बात उसके दिमाग तक पहुंचती भी कई बार नहीं है, अगर आप में कफ की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है तो। अगर आपकी प्रकृति कफ वाली है तो ये बात होती है। ये धीरे धीरे सीखते हैं, बट लंबे तक याद रखते हैं। ये इनका एक मेंटली एक कैरेक्टराइज होता है कि आराम से सीखते हैं। सडनली मैंने अभी कुछ बताया, उनको याद रखने में शायद मुश्किल होगी। ये इसी चीज को 3 या 4 बार देखेंगे, सुनेंगे, तब इनको याद रहेगा। बट एक बार याद हो गया फिर वो नहीं हिलता। और उसी का शायद वजह ये रहते हैं कि ये इतनी जल्दी आसानी से कोई इनको गुस्सा नहीं दिला सकता है, कोई इनसे बात मनवा नहीं सकता है। सेंटिमेंटल होते हैं, कफ है, मसल्स है, सॉफ्ट है, हार्ट है हमारा, सबसे पहला हार्ट में कफा जाता है, ठीक है। क्यों?
सेंटिमेंटल होता है। मैंने पहले ही बोला ना, कोई बात दिल में ही क्यों लगती है, दिमाग में क्यों नहीं लगती है, हाथ पे क्यों नहीं लगती, पैर पे क्यों नहीं लगती। अगर हमें कोई किसी चीज का बुरा लगता है तो क्यों दिल पे ही लेते हैं हम, क्योंकि दिल पूरा का पूरा मसल से बना हुआ है, दिल पूरा का पूरा कफ से बना हुआ है, राइट। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है पित्त, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होता है हार्ट में, वो होता है पित्त। वो मूवमेंट जो होती है वो होती है वात की वजह से। अब आप सोचो, जिसका पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का मसल से बना है वो कफ हो गया, उसके अंदर पित्त घूम रहा है और ब्लड के फॉर्म में, और जो घूम रहा है, जो एक्टिविटी हो रहा है, जो पंपिंग हो रहा है, ठीक है, कहते हैं कि हमारा हार्ट चल रहा है, हमारी लाइंस ऊपर नीचे जा रही है, वो मूवमेंट वात की वजह से होती है। जहां पे ये तीनों चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो वहीं पे लगना है। प्रोटेक्टिव रहते हैं ये लोग और अच्छे लिसनर होते हैं। मैंने बोला ना, अगर आप इनके सामने बात करने बैठो वो पूरी बात आराम से सुनते हैं, मतलब बुलवाना पड़ता है, अब तो बोलो हमारी बात खत्म हो गई, तब तक वो सुनते रहते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे मतलब मानसिक और शारीरिक ऐसे लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो आपकी प्रकृति डिसाइड करते हैं कि वात पित्त और कफ होता क्या है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आई हूँ तो खाने के बारे में तो बता के ही जाऊंगी, उसके बिना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कौन सा फूड खाना चाहिए वात वाले लोगों को, पित्त वाले लोगों को, कफ वाले लोगों को? अगर अभी तक आपको जितने भी लक्षण बताए आप देखिए, आपके अगर वात वाले ज्यादा है तो आपको बेरीज, पीच, बीट, डेट्स, वाटर क्रेसेस, एवोकेडो, स्वीट पोटैटो, रेड कलर की फूड, एप्पल, ये सारी चीजें सूट करेगी आपको खाने में, हेल्दी वाले। दिस इज फॉर द हीलिंग डाइट और द हेल्दी डाइट। अगर आपकी प्रकृति ही वात की तरफ ज्यादा जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था ना, आप अपने लिखना कि आप में कौन कौन से कैरेक्टराइटिस इसमें है, ठीक है। अगर अभी अभी तक आपने जितने भी लिखा है उसमें देखो कि अगर आपके वात वाले ज्यादा है तो आपको ये वाले जो फूड यहाँ पे बताए गए हैं, कोई भी टाइप की बेरीज, स्ट्रॉबेरीज लेके, गूसबेरीज लेके, कोई भी टाइप की बेरीज, स्वीट में डेट्स ले लो, रेड कलर की रेड मसूर की दाल ले लो, आप पीच ले लो, बीट रूट ले लो, स्वीट पोटैटो ले लो, ये आपको अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी वात प्रकृति है, राइट। पित्ता पेसिफाइंग फ्रूट, वाटरमेलन, कोकोनट, फिग, पास्ता। त्याच्या भागांना अनेक नावं. भदे म्हणजे अर्धे मडके, काठपरा म्हणजे फुटलेल्या मातीच्या मडक्याचा वरचा भाग. सेम वैसे ही कफ का रहता है। कफ, अगर आपकी प्रकृति में कफ के गुण थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ये पंपकिन सीड्स, चेरीज, ब्लैक बीन्स, स्प्राउट्स, पेपर्स, स्पिनच, ओकरा, लेमन, ये सब कुछ आपको ज्यादा खाना चाहिए। तो ये कुछ हो गए हमारे एक स्पेसिफाइड फूड, अगर आपकी प्रकृति कौन सी है। अगर आपका कॉम्बिनेशन है कफ और पित्त है तो आपको कफ और पित्त वाला खाना ज्यादा खाना है। कफ और पित्त में भी कौन सा ज्यादा है, कफ के गुण ज्यादा है या पित्त के गुण ज्यादा है आपके अंदर, उस हिसाब से आपको अपनी प्रकृति डिसाइड करनी है। ये से थोड़ी सी डाइट टिप्स है तीनों प्रकृति के लिए। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनका कैसा रहना चाहिए। वात प्रकृति का जो आहार होता है वो गन्ना होता है, शहद होता है, गुड़, चीनी, मक्खन, घी, मलाई, ठीक है, ये सारी चीजें इनको सूट करती है, क्योंकि वो वात होता है, एयर होता है, वो ऐसे ही आता जाता है, वैसे वाला रहता है। तो उनको कैसी चीजें देनी चाहिए जो इनको बिठाए। हवा है ना, हवा घूमती, हम उसको बिठाने के लिए क्या कहते हैं, डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाते हैं, बंद करते हैं। तो जो मीठी चीजें हैं, गन्ना, गुड़, शहद, चीनी, मलाई, जो चिकनाहट वाली, ये सारी उनको, उनके लिए फायदेमंद रहती है। सेम पित्त वाले अगर प्रकृति है तो पित्त वाली प्रकृति के लिए मक्खन हो गया, मलाई हो गया, हरी सब्जियां हो गई, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से मेन रिलेटेड रहता है, तो इनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना होता है। तो ये जो चीजें बताई गई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। कफ प्रकृति हो गई, उसमें उल्टा हो जाता है, इनको वात वाली चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का ही बॉडी कफ का बना हुआ है, ऑलरेडी उनकी बॉडी में स्निग्धता ज्यादा है, लुब्रिकेंट लेवल ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इनको हवा की जरूरत है। तो इनको मलाई निकाला हुआ दूध दो, मक्का दो, अनार दो, आलू दो, ठीक है, जो वायु को बढ़ाता है, तो वो बैलेंस रहेगा उस चीज को। अब इस ये जो दूसरा वाला चार्ट है इसमें आपको एक बहुत ही शॉर्ट समरी के रूप में दिखाया है कि वात वाले कैसे हल्के फुल्के, पित्त वाले थोड़े मस्क्यूलर और कफ वाले ग्राउंडेड नेचर के रहते हैं। कैसा नेचर होता है, मोटिवेटेड, क्रिएटिव। पित्त वाले होते हैं लविंग, एक्टिव, हॉट,
कंट्रोलेबल, कंट्रोल करना होता है उनको। कफ वाले होते हैं कि वेरी ग्रीडी, क्लिंजी, आराम से काम करने वाले। इनको कैसा खाना खाना चाहिए? वात वालों को जैसे कुक फूड खाना चाहिए, हेल्दी फैट्स खाना चाहिए, गर्म चीजें लेनी चाहिए। ठंड का मौसम इनको नहीं अच्छा लगता है, ठंड के मौसम में ये सबसे पहले गर्म चाय की मांग करते हैं। पित्त वाले होते हैं, उनको ठंडी चीजें अच्छी लगती है। सेम कफ वाले होते हैं, उनको रॉ और जो बीटर चीजें होती है वो खानी चाहिए, क्योंकि कफ है, कफ स्निग्ध है। अगर आपने उसमें अगर कड़वाहट नहीं डाला, रॉ फूड नहीं डाला, सलाड नहीं डाला, अगर आपकी कफ प्रकृति है तो ठीक है, आपको सलाड ज्यादा लेना चाहिए। पर अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको सलाड कम लेना चाहिए। रॉ फूड कटा हुआ, उसको थोड़ा सा सौते करके, उसको थोड़ा सा उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल के, कोई भी मेयोनीज डाल के, कुछ भी करके आपको वैसा वाला आपको सलाड लेना चाहिए वात वाले लोगों को। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? वात है, कोल्ड है, एयर एंड स्पेस है, कोल्ड चीजें अवॉइड करो। पित्त है, जो गर्म चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, फास्ट फूड है, उसको अवॉइड करो। कफ होता है, उसको एक्सेसिव ईटिंग, क्योंकि वो आलसी के कैटेगरी में आते हैं। मंचिंग, दे लाइक मंचिंग, कुछ ना कुछ मुंह चबाते रहना, ठीक है, उनको अवॉइड करो। शुगर को अवॉइड करो। तो ये कुछ आपकी प्रकृति के हिसाब से क्या सूट होता है, आप कैसे हो, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये उसका शॉर्ट, बहुत ही एक समरी टाइप का लिस्ट है। अब आते हैं हम आयुर्वेदिक क्लॉक के ऊपर। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे आयुर्वेद में एज को भी बांटा गया है कि बचपन को हम कफ में बोलते हैं, और मिडल एज को हम पित्त में बोलते हैं, और जो लास्ट वाला हमारा मतलब जैसे जैसे बॉडी का टाइम बढ़ता जाता है तो उसको हम ओल्ड एज को हम वात में लेते हैं। सेम दिन के टाइम को भी बांटा गया है। दिन के टाइम में भी आप देखो 3-3 बार बांटा गया है, एक बार नहीं है कि सुबह। हाँ, अगर आपको ब्रॉड में लेना है तो सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हो। सुबह का कफ का, दोपहर का पित्त का, रात का कफ का और रात का वात का, ठीक है। मेन बड़े से एक लार्ज लार्ज फॉर्मेट में लेना है। अगर आपको उसकी डीप में भी जाना है तो देखिए, मॉर्निंग के 6 AM से लेके रात दोपहर के 12 बजे तक भी कफ और पित्त और इसमें बांटा गया है। सुबह आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, ईट लाइटली होता है, ठीक है। पूरे दिन का प्रिपरेशन करते हैं। क्यों पूरे दिन का प्रिपरेशन सुबह हम करते हैं? कभी ये सोचा है? क्योंकि सुबह कफ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम पूरे दिन के लिए हमें कैसे मतलब तैयार होना है, हमारा एवरीडे का रूटीन का जो काम होता है वो सुबह सुबह हम 10 बजे से पहले खत्म कर लेते हैं। नहाना धोना ये करना, स्टेडी हो जाते हैं, हम स्टेबल हो जाते हैं कि अब मैं अपने बॉडी से, फिजिकली बॉडी का जो हमारा डेली रूटीन का काम होता है वो हमने करके रेडी बैठ गए हैं, ठीक है। उसके बाद 10 बजे के बाद मीटिंग का प्लानिंग शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, टेक एक्शंस। 12 बजे हमेशा ऑफिस पे कांच पे रहता है, इतना काम करना है, आज ये करना है, आज मेरी इतनी मीटिंग है, आज इतना काम शाम तक खत्म होने से पहले, जाने से पहले खत्म होना चाहिए। हम पिक पे रहते हैं। उसके बाद 2 बजे तक, 12 से 2 के बीच में भूख लग जाती है। 1:30 बजे हमेशा ऑफिस में लंच टाइम रहता है, राइट, क्योंकि वो हाई मेटाबॉलिज्म टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली अगर आप वर्किंग हो, 3 बजे के बाद, अगर 3 बजे की या 4 बजे की मीटिंग किया आपने, ठीक है, और उसके बाद थोड़े से आप डाउन हो जाते हो, नॉर्मली गपशप वाला मूड आ जाता है, चाय पे चर्चा होना शुरू हो जाती है, राइट। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं ना। तो ये है क्योंकि ये जो हमारा नेचर है, हमारा सराउंडिंग है, वो एटमोस्फियर ही ऐसे क्रिएट करता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि वात पित्त कफ त्रिदोष होता है। वो सिर्फ फिजिकली नहीं है, सिर्फ मेंटली नहीं है, ये आपके एटमॉस्फेयर पे काम करता है, आपके डेली रूटीन में काम होता है। आप पूरा रूटीन आपका अगर डे टाइम का मैनेज करते हो तो क्या कैसे कर सकते हो, उसमें भी वात पित्त कफ आता है। तो शाम को 4 बजे सोशलाइजेशन, लास्ट मील, मतलब कम्युनिकेशन, बातें करना हमें अच्छा लगता है किसी के भी साथ, नॉर्मल बातें, नॉट रिलेटेड विथ वर्क एंड एवरीथिंग, बट लाइट होने के लिए। क्यों लाइट होने के लिए? हल्के थोड़ा सा चलो चाय पी के आते हैं, हल्के हो जाते हैं। आज सुबह बॉस ने बहुत गुस्सा कर दिया, बॉस का गुस्सा वहीं पे था, रोज का था, आपको 4 बजे ही क्यों मन किया? जिस टाइम पे 12 बजे या 11 बजे आपको बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा किया, तब आपका मूड क्यों नहीं किया उठ के जाके चाय पीने का, शाम तक नीचे जाके? क्यों आपका नीचे जाके टहलने का मन नहीं किया? क्यों आपका लंच के बाद ही टाइम क्या? तो ये सारी चीजें होती है हमारा कि क्यों हुआ, राइट। ये हमारा बॉडी क्लॉक रहता है। सेम उसके बाद भी फिर से वैसे ही शुरू हो जाता है इवनिंग के आवर्स में भी,
कफ पित्त वात, कफ पित्त वात। तो अगर आपने अपनी बॉडी को समझा है उस चीज में, अब ये डेली क्लॉक दिखाने का रीजन ये था कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कफ का है, ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप सोते रहते हो, आपकी बॉडी भी कफ वाली है, वो क्या करेगा, कफ को बढ़ाता है। तो इसीलिए जो कफ वाले हैं उनको सबसे पहले उठ के सुबह में एक्सरसाइज करनी चाहिए। बताया ना कि जो हमारे पास नहीं होता है ना, उसी चीज को हमें इन्वॉल्व करना है, जो होता है उसको बढ़ाना नहीं। जहां पे ये बढ़ता है वहां पे उसका इम्बैलेंस शुरू होता है। अगर आपकी कफ प्रकृति है और आप वैसा ही ज्यादा खाना खा रहे हो, वैसी ही चीजें ज्यादा कर रहे हो, वैसा लाइफस्टाइल आप ज्यादा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वो कफ बढ़ेगा। उसका कफ बढ़ने की वजह से ही फिर आपका ओवरवेट और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो रहती है, राइट। तो वहां पे हमें कंट्रोल करना है। सो आई होप कि मतलब आप सबको समझ में आया होगा कि वात पित्त कफ होता क्या है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। सर आप, ओवर टू यू दीप जी। इसके साथ साथ आप जैसे ऋतु है, ऋतुआं भी परिवर्तित होती रहती हैं, शीत ऋतु, हाँ, ऋतु, और उसमें भी आप थोड़ा सा एक लाइन उसमें भी आप क्लियर करना। ऋतु होती है, ऋतु में भी वैसा ही रहता है। जैसे समर हो गया, समर का अगर मैं साल को भी बांटती हूँ, ठीक है, अगर पूरे साल को भी बांटो तो जो शुरुआत का फर्स्ट हाफ होता है, जो मार्च और अप्रैल तक का महीना होता है, वो विंटर में होता है, तो वो वात में होता है। सेकंड हाफ जो ये वाला अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून वाला, वो समर में पित्त वाला, पित्त काल बोलते हैं। तीसरा लास्ट वन, जो थर्ड हाफ मतलब लास्ट वाला होता है, जिसमें हमारे फेस्टिवल्स और वो ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो वात वाला पीरियड है। वात क्या होता है? एयर होता है, हवा रहती है, ठंडा ठंडा होता है ज्यादा, हमें उसको गर्म चीजें देखनी है। मैंने आपको जैसे डायरेक्ट में समझाया कि जो है उसके ऑपोजिट आपको लेना है। पित्त है, अभी समर है, ठीक है, पित्त बढ़ता है, पित्त में गर्माहट अंदर बॉडी से ही गर्म ज्यादा पड़ता है। तो आप क्या करोगे? कूलिंग चीजें, जो वात है, कूलिंग मतलब वात वाली चीजें, जो कूलिंग है वो चीजें आप लेना चाहो। उसमें आप कुकुम्बर ले सकते हो, गन्ने का जूस ले सकते हो, अनार का जूस ले सकते हो, गिलोय का जूस ले सकते हो, आम पन्ना ले सकते हो। ये सारे ऐसे शरबत है जो नेचुरल है, आपको रूटीन में लेने चाहिए। अभी समर सीजन में स्पेसिफिकली मिट्टी के साथ आप खेल सकते हो, आप मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगा सकते हो। आपने कभी सोचा है कि समर की सीजन में ही क्यों वेकेशन होता है? समर की सीजन में ही क्यों बच्चों को हम पोट्री क्लासेस में ले जाते हैं? मिट्टी से खेलने के लिए। अगर मैं सबसे बेस में जाऊं, वेकेशन टाइम होता है, समर सीजन होता है, सब अपने अपने गांव चले जाते हैं, राइट। मेड से लेके, खुद से लेके, अपने बच्चों से लेके घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं? क्यों? गांव की मिट्टी को याद करते हैं, मिट्टी को याद करते हैं, हम गांव को नहीं याद करते हैं। वो मिट्टी जो ओरिजिनल है, अगर आप सिटी में रहते हो, हवा में मतलब पॉल्यूशन रहता है, ये रहता है, यू नीड, बॉडी नीड चेंज। तो हमें इस मौसम में उस चीज को करना चाहिए। हमारा ये एक बताया हुआ है, इसलिए एक वो रूटीन बना हुआ है कि बच्चों का वेकेशन होता है, मदर्स बच्चों को लेके मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, ननिहाल में चली जाती है। ननिहाल माँ मतलब कहीं पे भी जाना, साल के कहीं पे भी जा सकते हो आप वेकेशन में ही क्यों जाते हो? सिर्फ बच्चों की छुट्टी का बहाना नहीं होता, आप मिट्टी से मिलने जाते हो। क्योंकि मिट्टी आपके, मिट्टी इज द बेस्ट कूलिंग। पित्त क्या होता है? फायर एंड वाटर। मिसिंग क्या है? अर्थ मिसिंग है, हवा मिसिंग है, राइट। हमें किसी भी हिसाब से आप कुछ भी पकड़ लो, आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, हमें हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। तो फायर और वाटर तो है, कमी कहाँ है? अर्थ की नहीं है, स्पेस की नहीं है, एयर की नहीं है। दो चीजें हैं ऑलरेडी पित्त में, जो तीन चीजें नहीं है, वो बैलेंस करने के लिए हम कूलिंग वाले फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, मस्क मेलन खाते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, आम खाते हैं। इसी सीजन में क्यों आता है? सीजन में अब तो आम शायद अगर बोलूं तो मैं ऑफ सीजन में मिलता है, पर वो मजा क्यों नहीं आता जो अभी आता है? दिवाली के टाइम पे ही क्यों मीठा खाते हैं?
क्यों मीठा बनाते हैं? श्राद्ध में ही क्यों खीर पूरी बनाते हैं? क्योंकि श्राद्ध का जो टाइम होता है वो संधि काल होता है, पित्त बढ़ता है और कफ कफ बढ़ना शुरू होता है। उसके टाइम पे वो खीर बनाना वो इसलिए होता है क्योंकि वो कफ नहीं बढ़े आपकी बॉडी में। आप उबाल के गरम करके खीर बना के चावल के साथ खाते हो, राइट? तो ये हमारा रिचुअल्स के साथ, समर्स के साथ, सीजन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव है। हमें इसको सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है कि हम करते क्यों हैं? अगर ये समझ में आ जाएगा तो करना क्या है ना, वो भी समझ में आ जाएगा। इन सारा आप सब मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग हो यहाँ पे, आप सबको पता है कि करना क्या है। पर क्यों करना है ना, पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, कि अभी ये क्यों खाते हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है, राइट? हाँ जी, बताइए दीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे से आपने, आज तो हम ज्योतिषी बन गए, अपने आप को खुद जान जाएंगे हमारी कैसी प्रकृति है, क्या नहीं, है। पर ये ज़रूरी है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ अपने सारे ही पेशेंट्स को, हमेशा मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आप अपनी बॉडी को समझ जाओ। हाँ। आपको दुनिया भर का डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ाई की है, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने 10 लोगों को समझा है। आप सिर्फ़ अपनी बॉडी को समझ जाओगे ना, तो एटलीस्ट घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, अपने आप बॉडी को समझ लोगे। आपको क्यों खाना है, नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, क्योंकि आपकी प्रकृति कौन-सी है। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे तो वो सबके लिए ही अच्छी बात है ना। जी तो डॉक्टर सबसे साहब, पहले आप अपनी बॉडी को समझिए। जी डॉक्टर साहब, ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अपने आप को समझना, जो कि एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी सबको एक तरह की ट्रीटमेंट देती है, परंतु इसको अपने आप को आइडेंटिफाई करना इसलिए कठिन हो जाता है कि जैसे अभी 3 कॉन्सेप्ट्स आपने बताए, वात पित्त कफ इन जनरल, फिर ऋतुओं के अनुसार, फिर आयु के अनुसार, फिर समय के अनुसार। तो मतलब एक आम आदमी के लिए ये आइडेंटिफाई करना कठिन है कि वो क्या है, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। एक डॉक्टर तो समझ सकता है, तो इसलिए मतलब क्या आप उसमें गाइड करेंगे कि कैसे? वैसे तो आपने बोला सबसे जी। पहले जो मैंने वात पित्त और कफ के जो आपको कैरेक्टर बताया ना, सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही बोला था कि मैं जो आगे कैरेक्टर दिखाने जा रही हूँ, उसमें आपके कितने होते हैं। अगर जैसे किसी के वात के 4 पॉइंट्स हुए, कफ के 6 पॉइंट्स हुए, ठीक है? तो आपकी कौन-सी प्रकृति है, पहले सबसे पहले इसको समझिए। अगर मानिए कि आपकी पित्त प्रकृति आई, ठीक है? आपके पित्त के गुण ज़्यादा दिखे उसमें और कफ के थोड़े कम दिखे, तो आपकी प्रकृति पित्त कफज हो गई। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी प्रकृति जैसे पित्त और कफज हो गई, आपको जैसे जो जो भी मैंने कैरेक्टर समझाए, अभी कौन-सा सीज़न है? समर। समर कौन-सा है? पित्त है। आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी पित्त प्रकृति है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले से ही प्रिवेंशन के तौर पे ही घर से बाहर जाने से पहले 1 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, कुकुम्बर खा के जाना चाहिए, राइट? और रात को लेट नाइट डिनर्स अवॉइड करने चाहिए, अभी स्पेशली फॉर फॉर पित्त प्रकृति इन समर, तो वैसे रहता है। अगर आपकी पित्त कफज प्रकृति है, आपको दिन में उसको कैसे फॉलो करना है? आपको दोपहर में भूख लगती है, तो आपको खाना खा लेना चाहिए, आपको उस टाइम को अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि दोपहर का जो टाइम मैंने बताया, वो पित्त का होता ही है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता ही है। अगर आप उस टाइम पे अपनी बॉडी को खाना नहीं दोगे, तो वो आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शुरुआत वहीं से करनी है जो आपकी प्रकृति है, ठीक है? आपका कौन-सा पॉइंट ज़्यादा है? वात है ज़्यादा, पित्त है ज़्यादा, कफ है ज़्यादा। उसको आपको सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करके रखना है, कि मेरा ये ज़्यादा है और मैं उसी टाइम पे उसी चीज़ को बढ़ावा देने वाला काम नहीं कर सकता। उसी सीज़न में उसी चीज़ को बढ़ावा देने वाला काम नहीं कर सकता। अगर जैसे किसी की वात प्रकृति है, ठीक है? उसका विंटर में ड्राई स्किन होना ही होना है। एक तो खुद की वात प्रकृति जिसका एक खुद एक लक्षण होता है कि आपकी स्किन ड्राई रहती है। ऊपर से अब आपको पता है कि अब विंटर आने वाला है, ठीक है? आपको वो फटने से पहले, स्किन फट जाने से पहले ही जो लुब्रिकेंट वाला पोर्शन है, जैसे आप नहाने जा रहे हो, तो नहाने के लास्ट बाथ में लास्ट 2 या 3 मग्गे में नारियल तेल वो डाल दो।
वो नहाना शुरू कर दो आप उस टाइम पे, पहले से ही प्रिवेंशन के तौर में। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप प्रिवेंशनली कर सकते हो ड्राई स्किन से बचने के लिए। विंटर आने से पहले ही आपके घर में मॉइस्चराइजेशन आ जाना चाहिए अगर आपकी वात प्रकृति है, क्योंकि आपकी बॉडी फटना दैट वाज अ डिसीज, वो वहां पे ही डॉक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाता है। उससे थोड़ा फट जाता है और ज्यादा होता है, फिर और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जहां पे फर्स्ट स्टेप है वहीं पे आपको उस चीज को रोक लेना है। गरम चीजें खाना विंटर आने से पहले ही शुरू कर दो। जैसे ही विंटर शुरू होता है, अगर आपकी वात प्रकृति के लक्षण ज्यादा है, तो गरम चीजें, हर्बल टीज, उसका सेवन, काढ़ा, ये सब कुछ पहले से ही बढ़ा दो आप। ये सारा प्रिकॉशनरी है, इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो यहां से शुरुआत होती है। बट हाँ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, क्योंकि सर हमें भी पढ़ने में इतना टाइम हो गया, उसके बाद एक्सपीरियंस से आता है। मैं भी ये नहीं बोलूंगी, आई जस्ट शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि फर्स्ट ईयर में जब हम गए थे ना 12th साइंस में, तो हम भी लगा था कि ये केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ के वात पित्त क्या होता है। मतलब खुद को ही समझने में उतना उस टाइम पे टाइम लगा था, बट अच्छा, इसी में प्रैक्टिस से डॉक्टर हो जाता साहब, जी डॉक्टर साहब, जैसे पुराने जो वैद्य हैं वो जैसे दिखाते थे तो पल्स रेट देखकर वो बताते थे कि वात पित्त कफ क्या होता है, तो हाउ इट इज रिलेटेड विद द पल्स रेट? पल्स क्या होता है? चलिए आप मुझे बताइए, पल्स क्या होता है? पल्स किसको बोलते हैं? क्या होता है पल्स? दिल अगर हम ऐसे देखते हैं, क्या दिल, होता है दिल की पल्स? धड़कन, दिल की धड़कन जो, राइट, धड़कन होती है। मैंने हार्ट के बारे में इतना सब कुछ क्यों समझाया कि हार्ट में मसल्स होता है, वो कफ होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो पीत होता है, जो मूवमेंट होती है, जो सर्कुलेशन पंपिंग होता है वो वात होता है, राइट। अब यहाँ पे पल्स कनेक्टेड रहती है। हम ऐसे करके पल्स जो देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे हम पहले के जमाने में स्टेथोस्कोप नहीं होते थे, ठीक है। उस टाइम पे ये पल्स होती थी, तो हार्ट बीट, जो आप हार्ट रेट कहते हो ना, हार्ट बीट हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये पल्स से होता है। अच्छा, नाड़ी पे मैं अगर बात करूं, तो नाड़ी में भी जो देखते हैं उसमें ये पता चल जाता था कि फास्ट भागती है आपकी नाड़ी, ठीक है। अगर तेज दौड़ रही है, तो उसको हम ऐसे बोलते थे कि ऊंट की तरह भागती है या घोड़े की तरह भागती है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ, ग्रंथों में लिखा गया है कि घोड़े की तरह भागती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो कैसी आवाज आती है, तबड़क 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 वाली, वैसी नाड़ी की आपको आवाज आएगी, राइट। तो आपकी वात प्रकृति है। मंडूक की तरह, मंडूक मतलब मेंढक होता है, मेंढक की तरह ऐसे कूद जंपिंग करती है, तो वो पित्त होती है। बहुत ही स्लो चलती है तो कफ होती है। तो इसलिए उस टाइम पे स्टेथोस्कोप नहीं होते थे, उस टाइम पे हमारे ये ऑक्सीजन मीटर नहीं होते थे जो हार्ट रेट और ऐसे ही लगा के बता देते थे। तो हार्ट मेन होता है वातज, पित्तज और कफज के लिए। इसीलिए इसका रिलेशन पल्स के साथ जोड़ा गया था। नाड़ी विज्ञान जो आयुर्वेद में बताया गया है उसकी वजह से होता है। पर धीरे धीरे अब ये क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका एक आसान तरीका हमारे सामने आ गया है और वो ज्यादा इफेक्टिव है, करेक्टिव है, ठीक है। नाड़ी में ये होता है स्पेसिफिकली कि जैसे आप अगर आप भाग के आए, सडनली चढ़ के आए, दौड़ के आए, सीढ़ी चढ़ा, तो भी आपकी नाड़ी फास्ट हो जाएगी। तो क्या आप वात प्रकृति हो गए? नहीं। आप नॉर्मली जब डॉक्टर के पास भी विजिट के लिए जाते हो, और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर जिनको भी रहता होगा उनको पता होगा, डॉक्टर आके ही सीधा बीपी का मशीन लेके नहीं शुरू हो जाते, बोलते अच्छा बैठो पहले 10 मिनट। आपको क्यों वेट करवाते हैं डॉक्टर? आपका बॉडी, आप जो चल के आए हो, आपका दिमाग में एक स्ट्रेस है कि आपका डॉक्टर का विजिट भी है, आपको डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आपके खुद के टेंशन होते हैं। आप जो 10 मिनट बाहर का वेटिंग एरिया होता है वहां पे जो वेट करते हो ना, आप वो शांत हो जाते हो। तो आपका जो ओरिजिनल है बॉडी का वो आता है। ये वो वाली बात हो जाती है जैसे शुगर पेशेंट होते हैं ना, सब मुझे पता है यहाँ से 100 मतलब 50% ऐसे ही लोग अभी भी आज भी करते होंगे, जितने भी शुगर वाले पेशेंट होते होंगे। जिस दिन वो HB1AC का टेस्ट या RBS करवाना होगा ना, उसके 3 दिन पहले शुगर खाना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड को जिनको होता है। मैं कहती हूँ आप उनको बिना बताए सुबह सुबह ही करना है ना, रात को 10 बजे आप ही कर रहे हो, सुबह सुबह बुला लो घर पे ब्लड टेस्ट के लिए। क्योंकि ये मैंने हाईएस्ट देखा हुआ है कि जो जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक वाले, ये पता नहीं उनका क्या क्या दिमाग में लॉजिक रहता है
वो 3 दिन पहले नॉर्मल भी होता है, मैं तो ऐसे नहीं कह रही कि बढ़ता हुआ होता है, अगर आपका नॉर्मल भी रिपीट आता है ना, पर वो अंदर से एक डर रहता है कि कल मेरे को शुगर टेस्ट करवाने जाना है, आज तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा। अरे एक दिन खाने से नहीं होता है, आपका बॉडी कौन सा है? आप हफ्ता भर नहीं खाओगे और बोलोगे कि मैं शुगर नहीं खाया इसलिए मेरा रिपोर्ट में नॉर्मल आया, तो ये तो फिर अपने आप ही चीटिंग हुआ ना। तो शुरुआत अपनी बॉडी से समझने से करो। और इसीलिए फिर डॉक्टर्स उससे थोड़ा आगे बढ़ के अब डॉक्टर्स एफबीएस और पीपीवीएस नहीं करवाते हैं, पहले करवाते थे, एफबीएस और पीपीवीएस पे करते थे। अब डॉक्टर्स थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर ऑफ कोर्स आप जितनी चालाकी करोगे मतलब नेचर उससे डबल करेगा, इसीलिए HB1AC आ गया। HB1AC से क्या होता है, आपका 3 मंथ्स का जो शुगर ब्लड का रहता है उसका एवरेज ही निकल जाता है। आप चाहे खा के आओ 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले छोड़ दो या हफ्ते भर बाद छोड़ के आओ, तो ऐसा ही है। जो नाड़ी आपने बताया ना, नाड़ी का है, वात पित्त कफ उस पे था, ठीक है, बट अब वो धीरे धीरे इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि आगे और ऐसे आसान से तरीके आ चुके हैं। अब पहले के जमाने में नाड़ी के अलावा आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते थे आपको नहीं पता होता था कि वो क्या बोलेगा। अब आधा तो आप गूगल से ढूंढ के जाते हो, राइट? तो यहाँ फर्क आ गया। तो सीधी सी बात है, अगर वो चीज चेंज हुई, क्योंकि नाड़ी तो है, आज भी है। अगर आप देखो प्राणायाम आप करो, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप अपना पल्स ऐसे देखो, इसमें एक्चुअली पता है पल्स में भी ऐसे 3 जो फिंगर्स होते हैं इसको ऐसे रखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, साइड बदल जाती है। ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, जो थर्ड वाली अनामिका फिंगर होती है ये वाली, वो आपके अंगूठे की तरफ आनी चाहिए। ऐसे अगर मैंने हाथ रखा है, ठीक है, ये मेरा पल्स है, अगर मैंने ऐसे करके नाड़ी चेक की हो, ये मेरी फर्स्ट फिंगर यहाँ पे आ रही है, ये वाली, तो आपका जो डायग्नोसिस होता है वो गलत हो जाता है। आपको ऐसे पकड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा हमेशा ही डॉक्टर ऐसे उल्टा पकड़ते हैं, क्योंकि ये वाली जो आपकी रिंग फिंगर होती है वो आपके इस हाथ के इसमें जानी चाहिए, तब वो नाड़ी का एक अच्छा सा वो होता है। तो उसका भी एक तरीका होता था, बट जब उससे इजी अवेलेबल होता है तो क्यों नहीं यूज किया जाए। कोई और प्रश्न करना चाहें? डॉक्टर विजय आनंद विद्यार्थी जी, आप तो नेचुरोपैथ के अच्छे विशेषज्ञ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे विद्यार्थी जी, अगर सुन रहे हैं तो आप? मैं तो यही कहना या चाहूंगा कि बहुत अच्छी आपने सारी जानकारी दी है, और ये सारी जानकारी हम समझ लें तो हम बीमार पड़े ही नहीं। हम बीमार होते ही क्यों हैं? अगर ये सारी विद्या हम समझ लें कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ऋतुओं के अनुसार हम अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाएं। तो मुझे ध्यान आता है कि हम समय का ध्यान नहीं करते। 25 दिसंबर को एक सज्जन मेरे से कहने लगे, डॉक्टर साहब आम कहाँ मिलेंगे? मैं क्यों? वो पोता जिद कर रहा है। मैं कहा 500 रुपए किलो मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं। मैं कहा पोते को तो अकल नहीं है, तुम्हें तो अकल है। तो हम ये ध्यान ही नहीं करते कि तरबूज कब खाना है, टिंडा कब खाना है, भिंडी कब खानी है, घिया कब खानी है। हम इन सब चीजों का ध्यान करने चले जाएं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मुझे 30 साल हो गए दवाई छोड़े हुए, कोई दवाई नहीं खानी। तो रोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोग आएंगे उनका स्वागत करिए आप, लेकिन अपने को उनको ठीक करने के लिए ये सारी विद्याएं सीखें। धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब ने ऋतु वाली बात कही थी, आपने उसी बात को आगे बढ़ाया। कर्नल साहब, आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहबा ने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट उसकी इंट्रिकेसी बताने की कोशिश की। अब पता नहीं हमारे में से कितने लोगों ने समझा है। मैं तो मेरा ख्याल इसका 20% ही समझा हूँ कि क्या कैसे होता है। therefore आई थिंक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर इसको कभी रिपीट भी किया जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो हम रिकॉर्डिंग में सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना आसान नहीं है। और डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, कब खाना, कैसे खाना, ये खाना, वो खाना, हाँ इट्स गुड टू बी टू रिमेन इन डिसिप्लिन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एनीवे, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, कुछ तो समझ में आई, यही बहुत अच्छी बात है। थैंक ये यू इस वेरी पे मच। मैं ऐड करूंगी कर्नल साहब, मैं इस पे थोड़ा ऐड करूंगी। जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी ना, आप फिर से वात पे तो कफ के जो भी कैरेक्टराइटिस है ना,
उसको लेके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, आपके कौन से हैं उस पे टिक करते जाइए। आपको बहुत हद तक मतलब 50-60% तक समझ में आ जाएगा। मैं ये हमेशा नहीं कहती कि 100% समझ में आएगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर मुझे भी फर्स्ट टाइम में किसी का कॉन्स्टिट्यूशन जानने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। उसके बाद भी धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है कि हाँ नहीं, शायद हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया था, मतलब रेशियो चेंज हो जाता है कई बार। फर्स्ट मीटिंग तक यहाँ तक तो हो जाता है कि हाँ पित्त और कफ है, बट पित्त कितना है कफ कितना है वो जानने के लिए हमें भी सेकंड थर्ड विजिट लगती है। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये है, इजी नहीं है, क्योंकि एक चीज पे डिपेंड नहीं होता है। बट स्टिल अगर आप जब भी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो जितने भी कैरेक्टर दिखाए ना आप वो करेंगे तो बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा है। प्रॉब्लम बताए कहाँ है, ये जो दिखाए ना कैरेक्टर, आप सब क्या करोगे मुझे पता है, सबसे पहले जाके दूसरों का ढूंढना शुरू करोगे। मेरे घर में मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, बहुत अग्रेसिव है, पित्त प्रकृति उसकी है, उसका नहीं देखना है, अपना देखना है। तो जब भी रिकॉर्डिंग सुनो अपने से शुरू करना, दूसरों पे मत अप्लाई करना पहले। कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब समझने की, लेकिन अब थोड़ी हमारी समझदारी देवेंद्र जी, बहुत कम है। देवेंद्र नेगी जी कुछ पूछना चाहते हैं। नेगी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताया आपने, और मैं ऑब्जर्व करता रहा, मुझे लगा कि मेरी पित्त का प्रवृत्ति है। तो क्या मुझे दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पित्त वालों को दूध पीना चाहिए, ठंडा दूध पीना चाहिए। पर पित्त सिर्फ पित्त नहीं होगा आपका, पित्त के साथ कौन सा है, उसके साथ कौन सा आया। म्यूट है आपका। देवेंद्र जी आपका उत्तर दीजिए, अनम्यूट कर लें देवेंद्र जी। हाँ, पित्त के साथ कप की, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, जैसे अभी आपने हाँ, बताया। तो अगर देखिए मैंने इसलिए ठंडा दूध बोला कि अगर पित्त के साथ अगर वात आता है ना, तो आपको ठंडा दूध नहीं, फिर आपको नॉर्मल ल्यूकवार्म मिल्क लेना चाहिए, राइट, क्योंकि ठंडा करोगे तो फिर वो वात बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर पित्त अगर के दूध साथ कफ आपका आया है ज्यादातर, अगर जैसे 60-70% पित्त आया है और 40% 30% कफ आया है, तो आपको गर्म दूध पीना चाहिए, क्योंकि वो कफ को बैलेंस करेगा। दूध एक्चुअली कफ बढ़ाता है, बट वो बढ़ना नहीं चाहिए और पित्त में फायदा देना चाहिए, उसके लिए आपको गर्म दूध लेना है। उसके लिए आप सूंठी वाला दूध ले सकते हो, उसके लिए आप जायफल वाला दूध ले सकते हो। जो मेडिसिनल जो जो हर्ब्स हमारे होते हैं, चाय का मसाला डाल के, ठीक है, चाय का मसाला जो हम चाय में डालते हैं उसकी जगह आप दूध में उबाल के उस वाला दूध ले सकते हो, तो आपको वो पित्त भी बैलेंस करेगा, कफ भी बैलेंस करेगा, क्योंकि हम उसमें वात ऐड कर रहे हैं। ये अगर जो हमने मतलब दूध छोड़ दें, तो मुझे मैंने दूध छोड़ दिया था, तो मुझे ब्लड प्रेशर में काफी फर्क लगा, ऐसा लग रहा है। तो क्या बात ये सत्य है? नहीं, ब्लड प्रेशर और दूध से इतना लेना देना नहीं रहता। ब्लड प्रेशर का इसलिए फर्क होता होगा क्योंकि आप शायद मलाई वाला दूध लेते होंगे, तो कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल आ जाता है, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, ब्लड क्लॉट्स जो बनते हैं वो कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल आ जाता है। तो जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड हमारी नसों में बहता है वो किस प्रेशर के साथ बहता है, राइट। पानी में अगर पाइप में पानी जा रहा है तो स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो पाइप है उसके अंदर कचरा बैठा हुआ है, वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर वो कचरा नहीं है तो पानी फास्ट जाएगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका जो दूध बंद करने का रीजन होता है उससे ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट नहीं होगा, बट डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कुछ चेंजेस आए होंगे, इसलिए आपको वो ब्लड प्रेशर में फायदा दिख रहा है। तो आपको विदाउट मिल्क, सॉरी विदाउट मलाई वाला जो मिल्क होता है, स्किन मिल्क होता है, वैसा वाला लेना चाहिए। आप चाय के फॉर्म में ले सकते हो, आप लस्सी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि दूध ही लेना है, आप लस्सी के फॉर्म में ले सकते हो, आप छाछ के फॉर्म में ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अब हम इस सत्र की समाप्ति की ओर चलते हैं दीप जी, और इतने अच्छे उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसा लग रहा है कि एक सब लोगों के साथ ऐसा सेशन हो सकता है जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसका आयुर्वेद में कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका अनुभव और आप जिस तरीके से बताते हैं बहुत ही सब लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आगे भी हम आपको तकलीफ देंगे
एक बार हम लोग फिर से, बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है, एक बार अनम्यूट करके डॉक्टर साहब को तालियों के साथ हम धन्यवाद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। दीप जी आगे करवा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, काफी सुंदर जानकारी आपने दी। और आपके पास तो ज्ञान का भंडार है। हम अधिकतर आपके अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, उस पर हम आगे संडे को चर्चा करेंगे। और आपने अपना समय दिया, इतना कीमती समय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग जो पहली बार आज क्लास में जुड़े हुए हैं, हम लोगों की क्लास 5:30 से 7 बजे तक रेगुलर रहती है। यदि आप लोग रेगुलर योगा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और क्लास के समापन की ओर जाने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का आनंद लें, दोनों हाथों को जोड़ें, धन्यवाद करें प्रभु का। आप सभी का भी धन्यवाद। दोनों हाथों से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ गुड डे। दीपन जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।